हेलो एवरीवन। तो ये ध्येय आईएएस का टेस्ट पेपर है आपका यूपीपीसीएस का, और ये टेस्ट नंबर हमारा 8 है। इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो चलो इसे फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कैसे क्या रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची का दिया गया है। 2 सूचियां दी गई हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। सूची फर्स्ट में मूल राशि है और सूची सेकंड में मूल मात्रक है। ऑप्शन ए ज्योति तीव्रता केल्विन, बी ताप एम्पियर, सी विद्युत धारा किलोग्राम एंड डी द्रव्यमान कैंडेला। वैसे हम ये इंटर में पढ़ते हैं, यानी कि 12th में हम जब साइंस पढ़ते हैं तो ये नॉर्मली आते रहते हैं। तो सिंपल है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पर इन्होंने कूट दिया है, तो अगर हम मिलाएंगे यहाँ पर ज्योति तीव्रता को तो ये आपका हो जाएगा, ये 4 में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें बी आपका ये ताप आपका केल्विन में आ जाएगा, विद्युत धारा आपकी एम्पियर में और द्रव्यमान आपका किलोग्राम में। तो इस तरीके से हमारा बी जो कूट दिया गया आंसर के लिए वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों को मैंने एक दिन बोला था कि मैं कुछ काम करती रहती हूँ, वो आपके साथ कभी शेयर करूंगी। तो देखो जो आप लोग ये हेल्प कर रहे हो ना, हेल्प का मतलब वीडियो देखते हो, हालांकि अभी चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं है, ना ही मुझे कोई अर्निंग होती है, ना ही कोई सुपर थैंक्स मिलता है। बट हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेहनत कर रहे हैं, चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो मैं कुछ काम करती जा रही हूँ। ठीक है, वो साइड बाय साइड करती जाती हूँ, बताती नहीं हूँ। बट आज मैंने सोचा ला थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ जो बच्चियाँ हैं जिन्हें काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं उनकी हेल्प करती रहूँगी। कुछ करती भी हूँ, जैसे कि रोड साइड में काफ़ी सारे वृद्ध और विकलांग लोग रहते हैं, तो मैं उनकी भी मदद करती हूँ। तो ये है कि आप अगर इस तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे तो मुझे थोड़ा कुछ करने का मौका मिल जाएगा। फिलहाल अभी ऐसी कोई जॉब नहीं है परमानेंट जिससे हम कुछ अर्निंग का जो होता है कुछ परसेंटेज वो हम अभी इस तरीके से कहीं दे पाए, है ना। कुछ रहता है तो मैं करती हूँ कोशिश जितना भी हो सकता है। जैसे अगर मेरे पास 100 रुपये भी हैं, अगर उसमें से मुझे लगता है कि 20 रुपये भी किसी को दे दे और मुझे उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा तो मैं उससे दे देगा, मतलब हेल्प करना, है ना। मैं कोई बहुत बड़ी वो तो हूँ नहीं कि मैं बहुत कुछ कर पाऊँगी। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिए। मैं ज़्यादातर इसका जितना भी पैसा आएगा उसका ज़्यादातर मैं इसी चीज़ों में लगाने के सोच के चल रही हूँ, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया था। वरना मेरा कोई खास मकसद नहीं था कि मैं चैनल बनाऊँ और इस तरीके से करूँ। बट क्योंकि इससे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, अच्छी हो सकती है, जो हमारा मन करता है करने का अच्छा काम। मन का मतलब ऐसा नहीं कि कपड़े खूब महंगे महंगे पहनना है, ज्वेलरी, वो नहीं। मेरा मन करता है अक्सर कि ये काम मैं करूँ तो मैं वो कर पाऊँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप सपोर्ट करते रहिए। बाकी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिल ही रही हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। ये यंत्र है और ये उसके अनुप्रयोग है। ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता, बी हाइड्रोफोन, द्रवों का अपेक्षित घनत्व, सी रेडियोमीटर, विकिरण का मापन, एंड डी टैकोमीटर, वायुयान की गति। बात करें अगर यहाँ पर हम करें कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो हाइग्रोमीटर आपका वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। रेडियोमीटर की बात करें अगर आप यहाँ पर, तो रेडियोमीटर विकिरण का मापन होता है। टैकोमीटर की बात करें तो वायुयान की गति होती है। तो अब यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आपका बी हाइड्रोफोन। ठीक है, हाइड्रोफोन आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, अगर बात करें कि हाइड्रोफोन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है तो हाइड्रोफोन का काम होता क्या है। देखो, हाइड्रोफोन एक माइक्रोफोन ही है जिसे पानी के नीचे ध्वनि रिकॉर्ड करने या सुनने के लिए पानी के नीचे उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये यहाँ पर जो दे रहे द्रवों का अपेक्षित घनत्व, तो इसलिए ये यहाँ पर गलत सुमेलित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी। ऑप्शन है समुद्री जल, बी आसवन जल, सी मेथेनॉल या डी एथेनॉल। बात करें अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी तो ये आपकी ध्वनि की चाल उस माध्यम के प्रकार और गुणों पर निर्भर करती है जिसमें वो यात्रा करती है। ध्वनि की चाल माध्यम के तापमान और दबाव पर निर्भर करती है। किसी भी माध्यम में यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है ना। समुद्री जल में ध्वनि की गति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए, समुद्री जल में सबसे ज्यादा इसी में रहती है। कितनी रहती है? 1531। ठीक है, मीटर प्रति सेंटीग्रेड। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में विटामिन है, सूची सेकंड में उनके रासायनिक नाम है। ऑप्शन है B3 बायोटिन, बी B1 नियासिन, सी B6 पायरिडॉक्सिन एंड डी B7 थियामिन।
अब इनको हमें मिलान करना है यहाँ पर। देखिए अगर यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ठीक है, तो B3 आपका हो जाएगा नियासिन। ठीक है, B3 क्या होता है? नियासिन होता है, नियासिन। ये जो B1 है, B1 ये प्रोटीन का नाम है, तो B1 आपका हो जाएगा B1 यानी बी ऑप्शन आपका हो जाएगा थियामीन। ठीक है, B6 की बात करोगे तो ये आपका हो जाएगा पायरोडॉक्सिन, इसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, और B7 आपका हो जाएगा बायोटिन। तो इस तरीके से ए ऑप्शन आपका यानी कि कूट आपका जो दिया है वो ए सही हो जाएगा। ये सभी B1, B3, B6, B7 के नाम प्रोटीन के नाम हैं, मतलब जो विटामिन है, प्रोटीन नहीं विटामिन, और विटामिन की ये रासायनिक नाम है जिन्हें हम केमिकल नेम भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मोलस्का संघ के जीवों व कवचों का अध्ययन डैश। ऑप्शन है मेमोलॉजी, बी मेलेकोलॉजी, सी नियोनेटोलॉजी एंड डी एंटोमोलॉजी कहलाता है। तो इनमें से क्या कहलाता है? बात करो अगर मोलस्का संघ के जीवों व कवचों के अध्ययन का, तो ये आपका कहलाता है मेलेकोलॉजी, यानी कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डैश। ऑप्शन है कोशिका का आकार छोटा होता है, बी केंद्रक उपस्थित होता है, थर्ड एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं, एंड 4 कोशिका विभाजन मुकुलन द्वारा होता है। तो कह रहे उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए, यहाँ पर देखिए प्रिंट की वजह से मतलब कि थोड़ा सा प्रिंट आ गया है इसलिए, बी सेकेंड और थर्ड, सी केवल थर्ड, एंड डी सेकेंड और फोर्थ। अब हमको यहाँ पर देखना है कि इनमें से कौन सा सही होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। बात करें अगर हम यहाँ पर प्रोकैरियोटिक के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रायः छोटा होता है, केंद्रक उसमें अनुपस्थित होता है यानी नहीं होता, इसमें केवल एक गुणसूत्र होते हैं, और कोशिका विभाजन मुकुलन द्वारा होता है। देखो हमको यहाँ पर आंसर मिल गया कि कोशिका का आकार प्रायः छोटा होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। यहाँ पर केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो केंद्रक इन्होंने बोला अब उपस्थित होता है, तो बी सेकेंड हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ये सेकेंड नहीं होगा, ये भी सेकेंड नहीं होगा है। यहाँ इन्होंने कहा कि एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं, इसमें केवल एक गुणसूत्र होता है, यानी कि थर्ड भी हमारा गलत हो गया। फिर कह रहे कोशिका विभाजन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये सही है, इसमें केवल एक गुणसूत्र होते हैं और कोशिका विभाजन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ। ऑप्शन ए में हमारा फर्स्ट कॉमा 4 ऑप्शन होना चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। सेकंड, जिसकी खोज रिचर्ड ऑल्टमैन ने की थी। सेकंड, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, जिसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। तो उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अब देखते हैं, लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन रेने ड्रूवे ने की थी, और यह एक एकल झिल्ली द्वारा बंधी हुई एक थैली जैसी संरचना होती है। इसमें एक जल अपघटनीय एंजाइम होता है, जो लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम फट जाता है और मृत कोशिकाओं को पचा देता है, इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो आपका केवल फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाता है। कह रहे लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, जिसकी खोज पुरकिंजे ने की थी, तो ऐसा नहीं है, इसीलिए ये सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची का क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में संक्रामक रोग है, सूची सेकंड में जीवाणु है। ऑप्शन ए हैजा, ट्रेपोनिमा पैलिडम, सेकंड बी काली खांसी, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, सी गनोरिया, विब्रियो कोलेरी, एंड डी सिफिलिस, नासेरिया, गोनोरिया। अब यहाँ पर कूट भी दिया गया है, तो पहले हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा हमारे सही है चारों ऑप्शन में से, इसके बाद में हम कूट से अपना आंसर निकालेंगे। अगर संक्रामक रोग की बात करें जीवाणुओं की, तो हैजा की बात करोगे तो विब्रियो कुलेरी हो जाएगी। हैजा आपका विब्रियो कुलेरी, विच मीन्स कि ए थर्ड हो जाएगा। ठीक है, काली खांसी की बात करोगे तो हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस। ठीक है, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस हो जाएगा किसका, काली खांसी का, यानी कि ए थर्ड, बी सेकेंड। गनोरिया की बात करोगे तो निसेरिया गनोरिया हो जाएगा। गनोरिया की बात करेंगे तो निसेरिया गनोरिया, और सिफिलिस की बात होगी तो ट्रिपोनिमा पैलिडम। तब हम अगर अपने कूट को मिलाएंगे तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर कूट में सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहे हैं। ये विटामिन है और ये उनकी कमी का प्रभाव है, यानी कि अगर ये विटामिन की कमी होगी, जो ये विटामिन के नाम हैं, तो हमारी बॉडी या हमारे शरीर में कौन कौन सी चीज़ों की कमी हो जाती है ना, क्या प्रभाव होता है। आपको पता है कि ज़्यादातर जो वेजिटेरियन होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वैसे जो ये आपका मीट हुआ या ये तरीके की चीज़ें, उनमें कुछ कुछ चीज़ें बढ़िया से दी होती हैं, बट क्योंकि वेजिटेरियन जब नहीं इसका यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। इन सब में मैं भी आती हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हुई। जैसे मेरा विटामिन डी और विटामिन B12, इसका मुझे बहुत खामियाजा एक तरीके से कहते हैं कि भुगतना पड़ा। देखो इसके पहले हमने क्वेश्चन की बात की थी, तो साइंस में अगर इस तरीके से आप पढ़ते चले जाते हो ना तो बहुत जल्दी आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, है ना। तो देख लेते हैं पहले। देखो अगर थायमिन की प्रॉब्लम होगी तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा या उसका प्रभाव आएगा। फोलिक अम्ल की बात करें तो ये आपके रक्त छींटता है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाएगी। राइबोफ्लेविन की बात करें तो ये आपका सी ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि ये राइबोफ्लेविन सही है, बट ये जो इन्होंने कहा कि प्रजनन क्षमता में कमी, ये नहीं होता। नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, तंत्रिका संबंधी बीमारियां, एनीमिया और हृदय रोग से जुड़ी होती हैं, और इसकी कमी से त्वचा का कटना और आंखों का लाल होना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। जो प्रजनन क्षमता है ये इसकी कमी से ये प्रभाव नहीं होता है। तो इन्होंने कहा कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो सी आपका सही सुमेलित नहीं है फिलहाल। एंड डी जो दिया है कि एस्कार्बिक अम्ल, स्कर्वी रोग, तो एस्कार्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी रोग या इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ओके, आई होप कि समझ में आ गया अच्छे से। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा प्यास, थकान, नींद आना और भूख लगना आदि के नियंत्रण का काम होता है। ऑप्शन है थैलेमस, बी हाइपोथैलेमस, सी अनुमस्तिष्क, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो ये आप कॉन्सेप्ट समझो, जो हमारे ये माइंड होता है इस तरीके से गोल गोल पूरा, है ना, इसमें पूरा इसका माइंड काम नहीं करता, इसका कुछ % भाग ही काम करता है। तो वही इन्होंने कहा कि मस्तिष्क के किस भाग, अब मस्तिष्क का कोई एक भाग होता है जिसके द्वारा हमें ये इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि प्यास लग रही है, थकान हो गई है, नींद आ रही है, भूख लग रही है। ये मस्तिष्क के एक भाग के द्वारा पता चलता है। तो बात करें तो अग्र मस्तिष्क जो होगा मानव मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और अग्र मस्तिष्क प्रमस्तिष्क, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का ऐसा भाग होता है जो कि थैलेमस के नीचे होता है, और हाइपोथैलेमस हमारी भावनाओं, प्यास लगना, थकान होना आदि, पसीना आना, शरीर का तापमान, भूख लगना, पेट भरना आदि का नियंत्रण करने का काम करता है। आंसर की बात करें कि क्या हो जाएगा, तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा आंसर, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मेलाटोनिन जैविक आवर्तन और नींद के नियमन के कार्य में मदद करती है, जो स्रावित होती है डैश। ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि से, बी पीयूष ग्रंथि से, सी अधिवृक्क ग्रंथि से, एंड डी पैराथायराइड ग्रंथि से। तो मनुष्यों में मेलाटोनिन का पूरा प्रभाव पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन अधिकांश शोध से पता चलता है, ठीक है, रिसर्च से पता चलता है कि यह आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्कैंडिवियन लय को सिंक्रोनाइज करने में मदद करता है, अर्थात कब सोना है, कब जगना है, कब भूख लगे, ये सभी। आंसर की बात करें तो पीनियल ग्रंथि से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंतिम बिंदुओं से गुजरता है तब डैश। ऑप्शन है उसका त्वरण शून्य होता है, सेकंड वेग शून्य होता है, थर्ड स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, एंड फोर्थ गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उपरोक्त में से गलत कथन या कथनों का चयन करें। अब यहाँ पर देखिए गलत कथनों का चयन करना है कह रहे हैं, तो उसी हिसाब से ध्यान देना। ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड, बी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बात करें अगर हम क्वेश्चन की, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सरल आवर्त गति उस गति को कहते हैं जिसमें वस्तु जिस बल के अंतर्गत गति करती है उसकी दिशा सदा विस्थापन के विपरीत एवं परिमाण विस्थापन के समानुपाती होता है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंतिम बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है, वेग शून्य होता है और स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है। तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकेंड कह रहे हैं कि वेग शून्य होता है, तो यहाँ पर क्योंकि गलत बताना था, ठीक है, उसका त्वरण शून्य होता है, गलत है, मतलब गलत बताना था इसलिए और ये गलत भी है, तो ये आंसर यही हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है ये कह रहे हैं,
तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तो गतिज ऊर्जा शून्य होती है। तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सही बताना था, और बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में सतत विकास लक्ष्य है और सूची सेकंड में उद्देश्य है। ऑप्शन है लक्ष्य 6 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, बी लक्ष्य 7 भूमि पर जीवन, सी लक्ष्य 13 या 13 साफ पानी और स्वच्छता, एंड लक्ष्य 15 जलवायु परिवर्तन। तो ये कूट दिया गया है, हमें पहले इनको मिलान करना है कि इसमें से क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। SDG गोल 6 की बात करें तो साफ पानी और स्वच्छता, ठीक है। SDG गोल 6 की बात होगी तो साफ पानी और स्वच्छता की बात होती है। SDG नंबर जो हमारा 7 है वो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात होगी, ठीक है। SDG 13 की बात करें तो ये आपकी SDG गोल 13 आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और SDG 15 आपका भूमि पर जीवन से संबंधित है। आंसर की बात करें तो इसको अगर आप देखोगे D सेकेंड, ठीक है, D सेकेंड। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, लेकिन जो आंसर हमारा हो जाएगा वो B यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। कोड नंबर B हमारा सही है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, थायमीन, रेटिनॉल, बी कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, सी थायमीन, बायोटीन, फॉलिक अम्ल, या डी राइबोफ्लेविन, टोकोफेरॉल, थायमीन। अब बताना है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और ये आता भी है खूब। तो आपके विटामिन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, विटामिन जो होते हैं वो 2 प्रमुख प्रकार के होते हैं। एक पानी में घुलनशील और एक पानी में अघुलनशील या नहीं घुलते हैं, नॉर्मली सबको पता है। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ रूप पानी में घुलनशील होते हैं। थायमीन, बायोटीन, फोलिक अम्ल पानी में घुलनशील विटामिन है। क्या हो जाएगा? थायमीन, बायोटीन, फोलिक अम्ल पानी में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा फिलहाल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची का फिर दिया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में जयमंडल रिजर्व है, सूची सेकंड में उसके राज्य हैं। ऑप्शन है शेषाचलम मध्य प्रदेश, बी पंचमढ़ी मेघालय, सी नोकरेक ओडिशा, एंड डी सिमलीपाल आंध्र प्रदेश। सबसे पहले तो आपको जहाँ दिखे पंचमढ़ी, ये आपका मध्य प्रदेश से सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है ना, कान्हा टाइगर रिजर्व, पंचमढ़ी, ऐसे करके बहुत सारे हैं, है ना, मध्य प्रदेश में काफ़ी हैं। तो पंचमढ़ी जब आप दिखेगा आपको तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो जब शेषाचलम की बात होगी तो ये आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश में। 1 या 2 अगर आपको याद है तो बहुत सिंपल है। मुझे जैसे पंचमढ़ी याद है, शेषाचलम याद है, सिमलीपाल भी मुझे याद ही है। अगर आपको 2 भी यहाँ पर पता चल जाए, मतलब 2 का नाम भी याद रहेगा, तो आपको बहुत जल्दी, मतलब बहुत आसानी से आपको आंसर मालूम हो जाएगा, ठीक है। नोकरेक की बात होगी यहाँ पर, ये तो ये आपका होगा मेघालय, और सिमलीपाल तो हमेशा ओडिशा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा जो कूट दिया गया ये कूट है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शेषाचलम ए आंध्र प्रदेश, तो A4, अब A4 2 में था, बट B2 पंचमढ़ी मैंने B फर्स्ट, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, तो B1 यहाँ आ जाएगा, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बात करें ऑप्शन फर्स्ट की, तो कह रहे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश पर राज्य सरकार किसी क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर सकती है। सेकेंड ऑप्शन है कि सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। ये नागार्जुन श्रीशैलम के बारे में 5 से 6 बार तो नॉर्मली पूछा है, ये वाले को बहुत घुमा के इसी में क्वेश्चन पूछा है। थर्ड है कि सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य ओरांग टाइगर रिजर्व है। एंड 4 कह रहे हैं कि सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला अभ्यारण्य कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, या डी सभी 4, ठीक है। सभी सही है, 4 क्या सभी सही है। बात करें अगर यहाँ पर हम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश पर राज्य सरकार किसी क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य घोषित कर सकती है, ठीक है, टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर सकती है। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम है और सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य ओरांग टाइगर रिजर्व है। काजीरंगा मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें बाघों का सर्वाधिक घनत्व भी है। आंसर की बात करें तो केवल 3, ठीक है, सी ऑप्शन केवल 3 यहाँ पर सही है।
चलिए नेक्स्ट भी क्वेश्चन हमारा सूची का ही है। कहते हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में टाइगर रिजर्व फिर से है एंड सूची सेकंड में ये राज्य हैं। ऑप्शन ए बोर अरुणाचल प्रदेश, बी पलामू तेलंगाना, सी कमलांग महाराष्ट्र एंड डी अमरबाद झारखंड। सबसे पहले अगर आप जाओ तो पलामू को देख लो, पलामू आपका पड़ जाता है, ठीक है। तो पलामू को आप जब झारखंड जाते हैं तो आपको ये वहां पर मिलता है, ठीक है। बोर की बात करें तो बोर आपका पड़ जाता है महाराष्ट्र में, यानी कि ए फर्स्ट 3, ओके। इसके बाद में कमलांग की बात करेंगे तो कमलांग आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, और अमरबाद की बात करेंगे तो ये आपका पड़ जाएगा तेलंगाना में। इस तरीके से कूट को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कूट दिया है तो ऑप्शन A3 देखिए, पलामू B4, हाँ पलामू झारखंड, B4 आपका 2 में है, A3 B4। अब देखिए यहाँ पर डी और ए में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। फिलहाल आपका यहाँ पर ऑप्शन जो कूट दिया वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची का ही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये यहाँ पर पूछ रहे हैं, ठीक है। ये राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपके राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन है बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, सेकेंड इतनकी राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, थर्ड काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख एंड 4 बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। अब यहाँ पर कूट दिया गया है बट ये ऑप्शन में है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और 4, सी केवल थर्ड एंड डी सेकेंड और थर्ड। अब हमको इनको देखना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है हमसे। देखो जब हम देखते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान को तो ये आपका झारखंड में पड़ता है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही सुमेलित है। इतनकी की बात करें राष्ट्रीय उद्यान तो ये आपका नागालैंड में है। इतनकी इन्होंने बोला मेघालय, जबकि ये आपका नागालैंड में है, तो सेकेंड यहाँ पर गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी तो आपका गलत ही हो जाएगा क्योंकि इसमें सेकंड ऑप्शन दिया गया है। काजीनाग की बात करेंगे तो काजीनाग और काजीरंगा में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एवं कश्मीर में है, तो ये यहाँ पर इन्होंने लद्दाख दिया, यानी कि ये भी गलत है और ये भी गलत सुमेलित है, गलत नहीं गलत सुमेलित है ना। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान तो आपका कर्नाटक में, तो यानी कि फर्स्ट और 4 ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, विच मीन्स की अच्छा हाँ सॉरी, इन्होंने पूछा कौन सही सुमेलित नहीं, तो सेकेंड और थर्ड सही सुमेलित नहीं, यानी कि डी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि हमें सही सुमेलित वो नहीं बताना था, अगर सही सुमेलित कौन से बताना होता तो बी ऑप्शन होता। क्वेश्चन में पूछा कि सही सुमेलित नहीं है तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित संयोजनों में से किस एक का विद्युत खर्च 1 यूनिट होगा। ऑप्शन है जब 50 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता हो, बी जब 500 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता हो, सी जब 100 वाट का बिजली का बल्ब 1 घंटे जलता हो, या डी जब 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता हो। अब ये काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और काफी अच्छा है, फैक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन मतलब ये क्वेश्चन आ चुका है PYQ में। आप देखिएगा कहीं UPSC में शायद ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, मैंने देखा है। बात करें अगर तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो परिपथ में 1 घंटे में 6 होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति हो। यूनिटों की संख्या कुछ इस तरीके से दी है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। आंसर की बात करें तो जब 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तब 1 यूनिट बिजली खर्च होती है, विद्युत खर्च होती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो फिलहाल डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। ऑप्शन है बैटरी, बी विद्युत मोटर, सी डायनमो, या डी बी तथा सी। अब बताना है विद्युत मोटर और डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित हैं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तथा डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। फिलहाल डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर इस तरीके से सही हो जाता है। देखिए कह रहे हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्रोटॉनों की गति को कम करने के लिए, बी न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए, सी इलेक्ट्रॉनों की गति को कम करने के लिए, या डी उपरोक्त सभी के लिए। बात करें तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना होता है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की यूनिट संख्या 235 अथवा PN 239 नाभिकों में विखंडन करने की प्रक्रिया अधिक होती है। इसके लिए भारी जल, ग्रेफाइट अथवा बेरिलियम ऑक्साइड आदि का प्रयोग किया जाता है। आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, कह रहे हैं कि क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो डैश। ऑप्शन है 150 डिग्री सेल्सियस से कम है, बी 250 डिग्री सेल्सियस से कम है, सी -150 डिग्री सेल्सियस से कम है, या डी -273 डिग्री सेल्सियस से कम है।
बात करें क्रायोजेनिक ताप से, तो बहुत कम ताप -150 डिग्री सेल्सियस से कम तथा इस ताप पर तत्वों के व्यवहार के अध्ययन को क्रायोजेनिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा -150 डिग्री सेल्सियस से कम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इकोकार्डियोग्राफी क्रिया में यानी कि ईसीजी क्रिया में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है श्रव्य तरंग, बी पराश्रव्य तरंग, सी अवश्रव्य तरंग या डी कोई नहीं। तो बात करें अगर हम यहाँ पर देखिए 20,000 हर्ट्ज या 20 के एच हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। पराध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी यानी ईसीजी कहते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, बौद्धिक संपदा का तात्पर्य दिमाग की रचनाओं से है, जैसे आविष्कार, साहित्य और कलात्मक कार्य। सेकंड कह रहे हैं कि औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतक बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार हैं। तो उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो बौद्धिक संपदा का तात्पर्य दिमाग की रचनाओं से है, जैसे आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिजाइन और वाणिज्य में प्रयुक्त प्रतीक, नाम और चित्र। बौद्धिक संपदा के मुख्य प्रकार पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेतक और व्यापार रहस्य है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। देखो ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट आप सुनते रहते हो ना नाम, जीआई टैग मिला, तो ये सब बौद्धिक संपदा के कार्य हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडीज इजिप्टी मच्छर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलाता। ऑप्शन डेंगू बुखार और चिकनगुनिया, बी सेकंड जीका बुखार, थर्ड मलेरिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस, एंड फोर मायारो और पीले बुखार। तो कूट दिया है। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट सेकंड और फोर, या डी उपरोक्त सभी। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कूट या कौन सा ऑप्शन सही है। बात करें एडीज इजिप्टी येलो फीवर मच्छर। येलो फीवर एक मच्छर है जो डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जीका बुखार, मायारो और पीले बुखार के वायरस और अन्य रोग एजेंटों को फैला सकता है। मलेरिया एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस एक फ्लेवी वायरस है जो वेस्ट नाइल और सेंट लुइस इंसेफ्लाइटिस वायरस से जुड़ा हुआ है। ये वायरस संक्रमित क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों की वजह से होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी फर्स्ट, सेकेंड और फोर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे भी प्रिंटिंग की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, ग्राफीन नैनो फिल्म त्रिविमीय नैनो पदार्थ है। सेकंड, फुलेरीन एक विमीय नैनो पदार्थ है। तो कह रहे हैं उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर यहाँ क्वेश्चन की, नैनो एक संरचना उपकरण या प्रणाली है जो नैनो स्केल पर परमाणुओं और अणुओं में बदलाव करके निर्मित, उत्पादित या उपयोग की जाती है। ग्राफीन नैनो फिल्म द्विविमीय यानी 2D नैनो पदार्थ है और फुलेरीन आपका शून्य विमीय पदार्थ है, क्योंकि इसके तीनों विमाओं का आकार एक नैनो स्केल से छोटा होता है। तो इस तरीके से ना तो फर्स्ट यहाँ पर सही है और ना ही सेकेंड, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा थोड़ा प्रिंटिंग की वजह से समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। सेकेंड, भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। थर्ड, तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या 14 है यानी 14। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। थर्ड, नवाबगंज, पार्वती, अर्गा और यशवंत सागर उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर स्थल है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 या डी उपरोक्त सभी। और हमें बात करनी है, देखो अगर इस तरीके से क्वेश्चन को हम देखें जो हमने चारों फैक्ट पढ़े, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, केवल 3 यहाँ पर सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय वर्ष 1992 में हस्ताक्षरित एवं वैश्विक समझौता है जो वर्ष 1994 में प्रभावी हुआ। सेकंड कह रहे हैं कि इसका सचिवालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड।
बात करें यहाँ पर अगर हम जलवायु परिवर्तन की, तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय वर्ष 1992 में हस्ताक्षरित एक वैश्विक समझौता है और वर्ष 1994 में प्रभावी हुआ। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का सचिवालय बॉन जर्मनी में स्थित है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट केवल सही होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया सचिवालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जबकि फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पर नहीं है, ये जरूर याद रखना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑप्शन है पवित्र उपवन, सेकेंड चिड़ियाघर, थर्ड समुद्र संरक्षित क्षेत्र, फोर्थ जंतु उद्यान, फिफ्थ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो कह रहे सही कोड का चयन करें। ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, बी सेकेंड और फोर, सी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, एंड डी थर्ड, फोर और फिफ्थ। अब हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा स्वस्थानीय का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नहीं है बताना है। तो स्वस्थानीय संरक्षण की बात करें तो पवित्र उपवन, समुद्र संरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान, ये स्वस्थानीय संरक्षण है। बाह्य स्थानीय की बात करें तो जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक, ये सभी बाह्य स्थानीय के जो है ऑप्शन है, यानी कि उदाहरण है। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी सेकेंड और फोर। देखिए, कह रहे हैं कि ऊर्जा का पिरामिड डैश। ऑप्शन ए हमेशा उल्टा और लंबवत होता है। सेकेंड, पोषी स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है, का दर्शाता नहीं होगा, को दर्शाता है। थर्ड, ऊर्जा न्यूनतम पोषी स्तर पर न्यूनतम होती है। एंड फोर, प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का क्रमिक ह्रास होता है। तो उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड, बी थर्ड और फोर, सी सेकेंड और फोर, एंड डी फर्स्ट और थर्ड। अब हमें यहाँ पर बताना है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा और लंबवत होता है। पोषी स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। ऊर्जा न्यूनतम पोषी स्तर पर अधिकतम और उच्चतम पोषी स्तर पर न्यूनतम होती है। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा और श्वसन के रूप में ऊर्जा का क्रमिक ह्रास होता है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही है। सेकेंड और फोर यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब देखिए, हमारे कथन कारण वाले भी क्वेश्चन आ गए। अभी कथन ए कहता है कि जो प्लांकटन का बायोमास फाइटोप्लांकटन की तुलना में कम होता है। कारण आर कह रहे हैं कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है हमारा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो बात करें अगर यहाँ पर हम, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ए गलत है परंतु आर सही है, विच मीन्स कि डी ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। जो प्लांकटन शाकाहारी का बायोमास फाइटोप्लांकटन उत्पादकों की तुलना में अधिक है। छोटी मछली प्राथमिक उपभोक्ता का बायोमास जो प्लांकटन की तुलना में अधिक है, और बड़ी मछली द्वितीयक उपभोक्ताओं में छोटी मछलियों की तुलना में अधिक बायोमास होती है। ये एक कॉन्सेप्ट है। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट सही से नहीं पता होगा तो क्वेश्चन अभी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब कॉन्सेप्ट पता होता है तो क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं होता है। आराम से ऐसे पढ़ेंगे और फिर हमें समझ में भी आ जाएगा और आंसर भी अच्छे से निकल आता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, बी पॉजिट्रॉन, सी न्यूट्रिनो या डी अल्फा कण। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है एवं बहुत कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। तो सी हो जाएगा न्यूट्रिनो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन है जल का वाष्प में परिवर्तन, बी पानी में चीनी का घुलना, सी विद्युत बल्ब का चमकना, या डी उपरोक्त सभी। कह रहे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो बात करें अगर हम क्वेश्चन की, तो भौतिक परिवर्तन से आशय ऐसे परिवर्तन से जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाते हैं। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जल का वाष्प में परिवर्तन, पानी में चीनी का घुलना, विद्युत बल्ब का चमकना, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ये सभी आपके भौतिक परिवर्तन हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहे हैं सूची, ये भी सूची का क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में आविष्कार है, सूची सेकंड में वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन है प्रसारी विश्व मेघनाथ साहा, बी तापीय आयनन एडविन हब्बल, सी क्वांटम सांख्यिकी रोएंटजन, एन डी एक्स किरणें सत्येंद्रनाथ बोस।
तो अब हमें इस कूट को मिलान करना है, इसमें से कौन सा सही है, इसके बाद में हमें सही आंसर देना है ना। तो देखो क्वेश्चन में जो पूछा है प्रसारी विश्व, ये एडविन हब्बल है जो प्रसारी विश्व, इसकी जो आविष्कार इसका जिन्होंने किया है वो वैज्ञानिक है एडविन हब्बल। तापीय आयनन की बात करें तो मेघनाथ साहा जी हो जाएंगे। क्वांटम सांख्यिकी की बात की जाए तो सत्येंद्र नाथ बोस हो जाएंगे, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस। और एक्स किरणें की बात की जाए तो ये हो जाएंगे आपके रोएंटजन। इस तरीके से जो आंसर हमारा बनेगा, तो देखो A2 B1 C4 and D3, ठीक है, तो ए ऑप्शन ये यहाँ पर सही सुमेलित है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण है। ऑप्शन है पायर हीलियोमीटर, बी लक्समीटर, सी लैक्टोमीटर या डी लिसीमीटर। बात करें प्रकाश की तीव्रता मापने का जो है तो पायरल हीलियोमीटर आपका सौर विकिरण का मापन होता है, लैक्समीटर आपका प्रकाश की तीव्रता का मापन है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। लेकिन और हम बात कर लें, लैक्टोमीटर से आपके दूध की गुणवत्ता का मापन किया जाता है और लिसीमीटर से वास्तविक वाष्पोत्सर्जन का मापन किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का तो बी ऑप्शन सही है, लेकिन इन तीन के बारे में भी आपको यहाँ पर अच्छे से पता चल जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का भार डैश, ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन भी खूब आते हैं इस तरीके के, अच्छे से पढ़ाई कर, इसमें मतलब अच्छे से ध्यान रखना। बी पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है, सी ध्रुवों पर अधिकतम होता है एंड डी ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। तो किसी व्यक्ति का भार की बात की जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा, ठीक है, और भूमध्य रेखा पर कम होता है। यहाँ पर अधिकतम दिया तो ये सही नहीं है, भूमध्य रेखा पर कम होता है और ध्रुवों की तरफ बढ़ता जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक सामान्य मानवीय आंख निम्नलिखित में से किस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख सकती है। ऑप्शन है 100 से 290 nm के बीच, बी 250 से 850 nm के बीच, सी 280 से 590 nm के बीच एंड डी 390 से 780 nm के बीच में। तो देखते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। देखो क्वेश्चन की अगर बात करें तो दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जो मानव आंख द्वारा देखा जा सकता है। एक सामान्य मानव आंख 390 nm से 750 nm तरंग दैर्ध्य के बीच के विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है, ठीक है। तो इनके कथन के हिसाब से, इनके कहने के हिसाब से डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि टिकिंग हाइड्रो बम निम्नलिखित में से किसे नाम दिया जाता है। ऑप्शन है वृहद हिमालय की कृत्रिम झीलें, सेकंड वृहद हिमालय में स्थित बड़े बांध, थर्ड लघु जल विद्युत केंद्र। तो ऑप्शन हमारा दिया गया है कूट में यहाँ पर, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकेंड, सी फर्स्ट और थर्ड एंड डी सेकेंड और थर्ड। अब हमें बताना है कि टिकिंग हाइड्रोबम किसे नाम दिया जाता है। वृहद हिमालय की कृत्रिम झीलें तथा वृहद हिमालय में अवस्थित बड़े बांध को टिक टिक करते हुए जल बम की तरह किसी अति भूकंप संवेदनशील क्षेत्र जैसे हिमालय के संदर्भ में लिया जाता है। कृत्रिम झील आपकी मलबा के अवरोध के कारण हुए जल ठहराव के कारण बनी झील को कृत्रिम झील कहा जाता है और ये मलबा घाटी में पहुंचने से, ठीक है, पहुंचे पदार्थ जो भूमध्य रेखा जो भूस्खलन या हिमस्खलन के रूप में जमा हो जाता है। बात करें तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड, वृहद हिमालय की कृत्रिम झीलें और वृहद हिमालय में स्थित बड़े बांध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती है। इन नियमों के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन है बैरी कोमनोर, बी लोडोना हैरिस, सी सोनिया जॉनसन एंड डी रेचल कार्सन। अब यहाँ पर हमें बताना कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित है और उसके प्रतिपादक कौन थे। तो बात करें तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता के मुख्यतः 4 नियम है। इनका प्रतिपादन अमेरिकी बायोलॉजिस्ट और पर्यावरणविद बैरी कोमनोर ने किया था। तो इस तरीके से ए ऑप्शन हो जाएगा आपका बैरी कोमनोर। मैं पीडीएफ भेजूंगी आंसर की, तो उससे आप अच्छे से और देख लेना। कुछ कुछ प्रिंटिंग की वजह से चीज़ें, मतलब कुछ कुछ वर्ड या शब्द हैं दिखाई नहीं देते सही से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में से फूल रहित पौधा है। ऑप्शन है फर्न, बी कटहल, सी गूलर एंड डी ऑर्किड। तो बात करें फर्न एक संवहनी पौधा है और ये पौधे
बीज रहित होते हैं, इन पौधों में फूल नहीं लगते, अतः ए सही हो जाएगा आपका फर्न। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु पर्यावरण हितैषी स्वरूप होने के कारण हरी धातु कही जाती है? ऑप्शन है टंगस्टन, बी एल्यूमिनियम, सी पारा एंड डी लोहा। तो इनमें से कौन सा पदार्थ या कौन सी धातु ऐसी है? तो पूछ रहे तो एल्यूमिनियम धातु पर्यावरण हितैषी स्वरूप होने के कारण हरी धातु कही जाती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा पर्यावरण। ओके, सॉरी क्या निकल जाता है, एल्यूमिनियम, मतलब ये पर्यावरण को उतना नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए इसे हरी धातु भी कहा जाता है। मुझे तो लग रहा था शायद ऑप्शन में यहाँ कहीं बैम्बू दिया होगा, क्योंकि बैम्बू भी ग्रीन होता है और उस तरीके से मैंने, लेकिन क्योंकि ये ऐसे पदार्थ के नाम दिए हैं तो इसलिए एल्यूमिनियम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो सूची का क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। सूची फर्स्ट में प्रजातियां, सूची सेकंड में उदाहरण है। ऑप्शन है कीस्टोन, कीस्टोन प्रजाति का नाम खूब सुनते ही ये कीस्टोन है, बाघ, बी फ्लैक्सिव, विशाल पांडा, सी अम्ब्रेला, मधुमक्खियां, एंड डी संकेतक, क्रेफिश। अब हमें यहाँ पर मिलान करना है, कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। तो अगर मिलान करते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन को इस तरीके से। देखो, जब कीस्टोन की बात होगी तो मधुमक्खियाँ, फ्लैक्सिव में आपका विशाल पांडा आ जाएगा, तो यानी कि बी सेकंड आपका सही सुमेलित है। अब बी सेकंड में सारे ही ऑप्शन आपके देखो इस तरीके से दिए है। अम्ब्रेला की बात करेंगे तो अम्ब्रेला में आपका बाघ हो जाएगा। हालांकि कीस्टोन में बाघ भी आती हैं, कई बार प्रजातियों में कीस्टोन में बाघ भी आ जाता है, बट यहाँ पर अम्ब्रेला में इन्होंने बाघ और कीस्टोन में इन्होंने मधुमक्खी रखी हैं थोड़ा सा, और फ्लैक्सिव में आपका विशाल पांडा, और संकेतक की बात करें तो क्रेफिश। ठीक है, तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा, यानी कि बी यहाँ पर जो कोड दिया गया वो कोड आपका बी सही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।